हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं बीपीओ रिवीजन क्लास। तो यदि आप हमारे चैनल पर बने हैं तो इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो करवाया जा चुका है। तो इससे पहले यदि आप वीडियो नहीं देखें तो चैनल पर जाकर सब वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए जो क्लास लेकर आए हैं इसमें बहुत सारा योजनाएं कवर होंगी फुल डिटेल में, और यूपीजी के प्लस कुछ कंप्यूटर के पोर्शन होंगे, और पंचायती राज अधिनियम मतलब जो एक्ट 1947 है उसे संदर्भित कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है और आप सब देख सकते हैं कंटेंट बहुत अच्छा कंटेंट है ना। तो हम भी जानते हैं आप सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा टाइम निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 मिनट का सेशन होता है। बाकी आप सबके पास तो 24 घंटा रहता है ना, उसके बाद आप सब अपना प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरी भी रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर, ये आपके सिलेबस में कवर है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर क्या होता है, अब देखिए, पंचायत सिटीजन चार्टर जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, पंचायत सिटीजन चार्टर। 4 जून 2021 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने इसे लोकार्पण किया था। बहुत डेट इंपॉर्टेंट है, 4 जून 2021 को। ठीक है, ये तो केंद्र सरकार का था, लेकिन राज्य सरकार ने कब अपनाया, 15 अगस्त 2021 से उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में लागू करने के निर्देश दिए गए। मतलब उत्तर प्रदेश में सभी पंचायतों में लागू करने का कब निर्देश दिया गया था, 15 अगस्त 2021 को। ठीक है, तो केंद्र सरकार में कब आया, 4 जून 2021, और उत्तर प्रदेश सरकार ने कब अपनाया, 15 अगस्त 2021 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिटीजन चार्टर, है ना। तो आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया है। अब देखिए, ग्राम पंचायत के लिए पंचायत सिटीजन चार्टर में समाहित बिंदु मतलब क्या क्या पॉइंट होना चाहिए जो पंचायत सिटीजन चार्टर है। ठीक है, पहली बात तो है कि पंचायत का जो संकल्प है और या कह सकते जो मिशन है, जो काम करने वाले हैं आगामी, उन सब का भी मेंशन कहाँ होना चाहिए, पंचायत सिटीजन में। ठीक, और सेवाएं के नाम भी होना चाहिए, उसका निवारण क्या कैसा होगा, उसका समय अवधि क्या होगा, ये सब बात इसमें जिक्र है। जैसे आपको थोड़ा इसमें बता दें, जैसे मान लेते ये आप हैं, आप गए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने। ठीक है, पंचायत के पास गए, मतलब बीपीओ के पास, ग्राम पंचायत अधिकारी के पास, है ना। तो उसके पास सब मेंशन किया गया कि आपको कितने दिन में जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा, कितना रुपया फीस लगेगा, है ना। और पंचायत जो जन्म प्रमाण पत्र बनने की अवधि क्या है, मतलब सब उसमें मेंशन रहेगा। ठीक है, यही सब है कहा गया है सिटीजन चार्टर में। ठीक है, और क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि कार्मिक के नाम, है ना, कार्मिक का नाम भी उसमें मेंशन रहता है। सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया, मतलब आप कैसे किस प्रकार से आप सेवा का लाभ ले सकते हैं ना। जैसे आप बनवाने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। और शिकायत मान लेते हैं, अगर अधिकारी आपके काम को नहीं सुन रहा है, आपका प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है ना, तो आप उसके ऊपर अधिकारी के पास आप कंप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो ये सब देखिए बहुत अच्छा है, ये आप कह सकते हैं ना नागरिकों के प्रति, है ना। जो आम नागरिक है उनको पावर दिया गया, आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर काम नहीं हो रहा, सही समय से काम नहीं हो रहा, तो हम कहाँ अपना कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ई ग्राम स्वराज पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आया था, 24 अप्रैल 2020 को। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भारत सरकार द्वारा विकसित एकीकृत सॉफ्टवेयर है जो सभी कार्य योजनाओं को अपलोड किया जाता है। जैसे ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी कार्य योजना होता है ना, कहाँ अपलोड किया जाता है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर। और कब आया था, 24 अप्रैल 2020 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं भी, जो लेखपाल का पेपर हुआ था पीछे ना, तो पोर्टल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे ई कोस जो कोसवानी ऐप था ना, उसके बारे में पूछा गया था। आगे देखिए क्या है कि बहुउद्देशीय पंचायत भवन निर्माण, है ना। आप जानते हैं कि जो पंचायत भवन होता है ना, उसमें निर्माण के लिए सरकार की क्या लागत है। सबसे पहले देखिए, जो पंचायत भवन में फैसिलिटी क्या क्या होना चाहिए। दो, सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, कार्यालय होना चाहिए ना,
और एक उसमें क्या होना चाहिए, और बरामदा होना चाहिए पंचायत भवन में, मीटिंग हॉल जिसे बोलते हैं ना, एक मीटिंग हॉल होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, कुर्सियाँ होनी चाहिए, है ना, वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए, नल की व्यवस्था होनी, पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब बंदोबस्त कहाँ किया जाता है, पंचायत भवन में। ये सब सरकार सुविधा के लिए पैसा देती है। तो देखिए पंचायत के भवन के निर्माण के लिए सरकार कितना पैसा देती है, 17.46 लाख, 17.46 लाख। ये पैसा कहाँ मिलता है, मैदानी एरिया में, है ना, जैसे जहाँ पहाड़ ना हो, है ना, वहाँ देती है। लेकिन अगर कोई मतलब भूकंप रोधी, जैसे जहाँ पहाड़ी एरिया, भूकंप वाला एरिया जैसे, है ना, तो वहाँ सरकार कितना रुपया देती है, 18.03 लाख। ध्यान देना, ये वहाँ देगा सरकार जहाँ भूकंप आता है ना, क्योंकि वहाँ घर भी मजबूत बनेगा, पंचायत भवन भी, है ना। और नॉर्मल एरिया में कितना देगा, 17.46 लाख, और भूकंप वाले एरिया में कितना देगा, 18.03 लाख। बात समझ में आ रहा है। आगे जिक्र कर लेते हैं, देखिए जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए प्रमाण पत्र 3। अच्छा, आपको एक पिछले क्लास में बताए थे कुल कितना प्रपत्र होते हैं। पहले कुल कितना प्रपत्र था, 21, है ना, फिर 21 से फिर घटाकर कितना कर दिया गया था, 13। अब कितना कर दिया गया टोटल प्रपत्र, पत्र संख्या 15। अब टोटल जो आपके प्रपत्र है ना, प्रपत्र 15 हैं टोटल। नया जो सिटीजन आया है, जो अभी 2023 में जो संशोधन हुआ है ना, जन्म मृत्यु पंजीकरण वाले में 1969 में, तो उसके थ्रू ऐड किया गया 2 और, पहले 13 था, 2 और ऐड कर दिया गया, अब 15 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि इसमें से कुल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की अगर बात करें ना, तो 3 होते हैं, है ना। पहला है जन्म सूचना प्रमाण पत्र, है ना, दूसरा मृत्यु सूचना प्रमाण पत्र, और तीसरा क्या है, मृत जन्म सूचना प्रमाण पत्र। अच्छा, जन्म सूचना मृत्यु सूचना तो आपको तो पता है ना, कि जन्म कब बनेगा, जन्म सूचना प्रमाण पत्र जब कोई बच्चा पैदा होगा, और मृत्यु वाला कब बनेगा, जब कोई मर जाएगा ना। लेकिन मृत जन्म क्या होता है, इसका मतलब है कि कोई बच्चा पेट से ही मरा हुआ पैदा हो, है ना। आगे क्या है, देखिए एक गर्भ से एक से अधिक बच्चे पैदा होता है तो अलग अलग सूचना प्रपत्र भरे जाएंगे। मतलब मान लेते हैं कि किसी महिला से जुड़वा बच्चा पैदा होता है ना, तो जुड़वा बच्चा पैदा होता है, ऐसा नहीं कि एक ही प्रपत्र संख्या में दोनों बच्चे का नाम डाल देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो अगर जुड़वा भी बच्चे पैदा होते हैं या त्रिगुण, अच्छा जुड़वा बच्चे, 2 बच्चों के लिए जुड़वा शब्द यूज होता है, और 3 बच्चे के लिए क्या शब्द यूज होता है, त्रिगुण शब्द। ध्यान देना, 2 बच्चे पैदा होंगे तो जुड़वा कहेंगे, और 3 बच्चा पैदा होगा तो त्रिगुण। अगर मान लेते 3 बच्चा पैदा हो रहा है ना, तो 3 प्रपत्र संख्या भरेंगे अलग अलग, ठीक है, एक का काम नहीं चलेगा। तो वही बोला गया है कि अगर एक ही गर्भ से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं ना, बच्चा पैदा होता है, तो अलग अलग सूचना प्रमाण पत्र भरा जाएगा, ठीक है, प्रपत्र। 2 बच्चे के लिए जुड़वा शब्द यूज होगा, और 3 बच्चे के लिए त्रिगुण शब्द यूज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 का जिक्र कर लेते हैं ना। कुल कितना पुरस्कार दिया गया था देश भर में पंचायतों को, 42 पुरस्कार, जिसमें से ग्राम पंचायत को 36 पुरस्कार मिला था, और ब्लॉक पंचायत मतलब क्षेत्र पंचायत को 3, और जिला पंचायत को कितना, 3। देखिए आसान है, याद हो जाएगा जल्दी से। टोटल 42 में से 36 ग्राम पंचायत को, बाकी 3 जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत को मिला था। ये तो पूरे देश का जिक्र हो गया ना। अब अपने उत्तर प्रदेश में कैसा मिला है ना, इसका जिक्र करते हैं। देखो उत्तर प्रदेश में 2 पुरस्कार मिला था, एक तो मुरादाबाद को मिला था, एक तो सिद्धार्थनगर को मिला था। मुरादाबाद का एक ब्लॉक है दिलारी ब्लॉक, और दिलारी ब्लॉक में एक गांव है मिलक अमरावती को। तो मिलक अमरावती जो ग्राम सभा था ना, उसको कौन सा पुरस्कार मिला था, नानाजी देशमुख सतत पुरस्कार, ठीक है। और जो सिद्धार्थनगर जो जिला है ना, उसका एक ब्लॉक था भवापुर, और भवापुर का जो ग्राम सभा था हसुंदी औसनपुर, इसको कौन सा पुरस्कार मिला था, बाल हितैषी के लिए पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश वाला ये आप सबको याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। अब थोड़ा योजना के बारे में जिक्र कर लेते हैं, आज योजना बहुत ज़्यादा आया है ना। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिसे शॉर्टकट क्या बोलेंगे, RGSA, मतलब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, है ना। इसको मंजूरी कब मिला था? 21 अप्रैल 2018 को, ध्यान देना, 21 अप्रैल 2018 को मंजूरी मिला था, है ना। और कब तक के लिए मंजूरी मिला था? 2018-19 से 2021-22 तक, ठीक है। ये चर्चा में क्यों में रहा? क्योंकि ये अभी इसमें संशोधन हुआ, इसीलिए खबरों में था। तो इसे अब संशोधित किया गया है, RGS, मतलब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, है ना। कब? अब इसको जो टाइम है पहले देखिए, कब से कब तक था? 2018 से 2018-19 से 2021-22 तक था। तो इसमें अब संशोधन करके इसको बढ़ा दिया गया है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक, मतलब 2022 से 2026 तक बढ़ाया गया है, ठीक है। और इसमें जो टोटल राशि जो खर्चा हो गया ना, 5911 करोड़ रुपया खर्चा होगा, और जिसमें से केंद्र सरकार देगा 3700 करोड़ और राज्य सरकार देगा 2211 करोड़, ठीक है। तो सबको RGS से समझ में आ गया है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट योजना है ना। आप सब अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए क्लास को भले कोई ज़्यादा ना व्यूज आए, है ना, लेकिन आप सब देख रहे हैं कंटेंट बहुत अच्छा है। आप सब एक बार ज़रूर एनालिसिस कीजिएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, हमेशा भीड़ अच्छे की तरफ नहीं चलती है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ भीड़ लगा हो वहाँ ही सब अच्छा हो, अपना थोड़ा दिमाग भी काम करना चाहिए आज के ज़माने में। अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, अब दूसरा क्या है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी अर्बन, है ना। तो ये आपके सिलेबस में मेंशन किया गया, दो योजना, शायद 3 योजना डायरेक्ट आपके सिलेबस में मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है ना, ये 2014 में आया था, है ना। इसको कौन सा मंत्रालय देखता है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को जल शक्ति मंत्रालय देखता है, जबकि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, मतलब स्वच्छ भारत मिशन शहरी को कौन देखता है? आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। देखिए गांव वालों के लिए अलग डिपार्टमेंट देख रहा है और शहरों वालों के लिए अलग डिपार्टमेंट देख रहा है, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण था, इसका पहला चरण कब आया था? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था, है ना। अच्छा, जब शुरू हुआ था उस समय स्वच्छता कुल कितना परसेंट था? 38.7% था स्वच्छता जब शुरू हुआ, मतलब 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता कवरेज कितना था? 38.7%, ठीक है। अब देखिए 2 अक्टूबर 2019 तक 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाया गया था, है ना। और राज्य ODF घोषित किया गया कब? 2 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका फेज 2, चरण 2 कब से कब तक लागू हुआ? 2020-21 से 2024-25 तक। चरण 2 आपको याद होना चाहिए, है ना। और देखिए चरण 2 में कितने रुपए का खर्चा होगा? 140,881 इतना करोड़ रुपया खर्चा होगा, है ना। या आप कह सकते 1.40 लाख करोड़, पैसा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। तो इतना सारा बात आप सब स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देख लीजिए, है ना। बाकी डिटेल में भी और इसके बारे में डिस्कस होगा, है ना। अब देखिए हृदय योजना, है ना। हृदय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कब आया था? 21 जनवरी 2015 को, है ना। इसका पूरा नाम भी आपको आना चाहिए, HRIDAY। एच मतलब हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आगमेंटेशन योजना, है ना। और इसके लिए मंत्रालय कौन सा है? शहरी एवं विकास मंत्रालय, कार्य विकास मंत्रालय ना। और कितने नगरों में शुरू किया गया था? 12 नगरों में। और 12 नगरों में से उत्तर प्रदेश के कुल कितने नगर शामिल थे? 2। एक तो मथुरा था, एक तो कौन सा था? वाराणसी, इसलिए इम्पोर्टेंट है ना। तो हृदय योजना 12 नगरों में शुरू हुआ था, 12 नगरों में से 2 नगर मथुरा और वाराणसी उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा हेरिटेज योजना कब शुरू हुआ?
21 जनवरी 2015 को। अब देखिए ये 2024-25 का बजट है ना, आप सब नया बजट आप सबको करवाया गया है, प्ले लिस्ट में होगा, आप सब चेक कर लीजिए, है ना। तो सेम इसी में आप सब ऐड कर लीजिएगा केंद्रीय बजट 2024-25। अभी नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा 25-26 का। आगे देखिए ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान योजना, बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है ना, क्योंकि श्रमिकों से संबंधित योजना है। तो पात्रता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले जो श्रमिक है ना, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत सबसे पहले श्रमिक को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है ना। किस अधिनियम? कारखाना अधिनियम 1948 के तहत। दूसरा पात्रता क्या है कि जो श्रमिक का वेतन है ना 15,000 रुपये तक रहे, मतलब 15,000 से कम हो जाए लेकिन 15,000 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। और केवल 2 पुत्रियों का लाभ मिलेगा, श्रमिक के केवल कितने पुत्रियों का लाभ मिलेगा? 2। और पुत्री का विवाह 18 वर्ष पर होनी चाहिए, और विवाह के 3 महीने पहले आवेदन या विवाह के 1 वर्ष बाद आवेदन इसमें करना है, ठीक है। और तब इसमें कितना 1,000 रुपया सरकार आप देगा? 51,000 रुपये की राशि देगा, ठीक है। तो ये कौन सी योजना है? ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान योजना। कितनी पुत्रियों को लाभ मिलेगा? 2। कितने रुपए मिलेगा? 51,000 रुपये, ठीक है। उत्तर प्रदेश का निवासी तो होना चाहिए इसमें, है ना। आगे देखिए मनरेगा में सोशल ऑडिट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक था आपका मनरेगा एक्ट 2005 आया था ना, उसका एक धारा नंबर 17, मनरेगा एक्ट 2005 की धारा है 17, इसी में बताया गया सोशल ऑडिट, ठीक है। तो देखिए मनरेगा अधिनियम कब आया था? 2005 में पैरा सोशल ऑडिट को व्यवस्था की पैरा सोशल ऑडिट की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो किस धारा में है? धारा 17 में है। और सोशल जो ऑडिट होगा ना, जन निरीक्षण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और जो सोशल ऑडिट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जन साधारण द्वारा स्कीम का क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जाता है। और सोशल ऑडिट कौन करता है? ग्राम सभा। सोशल ऑडिट 1950 के दशक में किया गया था, है ना। और 73वां संविधान संशोधन में इसे क्या कर दिया गया? अनिवार्य। देखिए मनरेगा मतलब नरेगा की धारा एक्ट कब का था? 2005 को। लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। मनरेगा कब हुआ था? 2009 में, है ना। ये सब याद होनी चाहिए। मनरेगा एक्ट की एक धारा 17 के 2 और धारा 17 के 3 देख लेते हैं। तो धारा 17 के 2 नरेगा एक्ट है, ध्यान देना, पंचायत वाले में मत आप सोचिएगा, नरेगा की एक्ट है, इसका धारा है। धारा 17 के 2 में है कि ग्राम सभा नरेगा के अंतर्गत किसी भी ग्राम पंचायत में चल रही सभी योजनाओं का नियमित रूप से सोशल ऑडिट करेगा। तो अभी आपको बताया ना, तो धारा 17 के 2 के तहत जो ग्राम सभा है ना, नरेगा में जो भी काम हो रहा है उसका सोशल ऑडिट कौन करेगा? ग्राम सभा करेगा। और धारा 17 के 3 में क्या कहा गया है कि जो ग्राम पंचायत की कर्तव्य होगा ना, कि जब ग्राम सभा उसका सोशल ऑडिट करेगा तो जितना भी कागज पत्रा होगा सब किसको सौंप देगा? ग्राम सभा को। मतलब आप कह सकते हैं ना, ऑडिट करने में ग्राम पंचायत क्या करेगा? सहयोग करेगा, ठीक है। किस धारा में बोला गया? धारा 17 के 3 में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? सामाजिक अंकेक्षण कोरम, इसका क्या मतलब है? आपको बता दें कि जो ग्राम सभा है और ग्राम पंचायत है ना, मनरेगा से संबंधित जो भी बैठक होती है, जो भी मीटिंग होती है ना, कम से कम कितने महीने में होनी चाहिए? 6 महीने में, ठीक है। ये इसमें बताया गया है, 6 महीने आप सब याद कर लीजिए। देखिए अगला योजना क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट योजना है, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना। कब आया था? 2022-23 में आया था, ठीक। इसका कार्यान्वयन क्या होगा? इसमें जो निषाद मतलब जो नाव चलाने वाले रहेंगे ना, जो नाव चलाने वाले रहेंगे उनको क्या क्या खरीदने के लिए सुविधा दिया जाएगा? जल जैकेट, है ना, जो जैकेट पहनते हैं ताकि वो डूबे नहीं। आइस बॉक्स मतलब बर्फ़ का जो बक्सा होगा जिससे उसमें अपना मछलियाँ रख सकते हैं। और बोट, लकड़ी का बोट,
इतना सारा चीज़ खरीदने के लिए सरकार क्या देगा, इनके लिए सब्सिडी देता है। ठीक, कितने रुपए का प्रावधान किया गया था? 0.67 लाख रुपए, इतना चीज़ खरीदने के लिए, है ना। और आप कह सकते हैं 40% सरकार का रहेगा, है ना। तो निषाद राज्य जो बोट सब्सिडी योजना है, सरकार का योगदान कितना होगा? 40%। ठीक है। और व्यक्ति का योगदान कितना रहेगा? 60%। मतलब लाभार्थी आप कह सकते हैं। ठीक है, लाभार्थी का 60% और सरकार का 40%, है ना। अगर पैसे की बात करें तो सरकार कितना देगा? 0.67 लाख। इतने में से आपको इतना इतना चीज़ खरीदना पड़ेगा। लेकिन इसमें अभी जल्दी बदलाव हुआ है, इसीलिए सुर्खियों में था। 2022-23 में इकाई लागत कितना था? 0.67 लाख। अब इसमें में से 0.50 लाख, मतलब 0.50 लाख का इतने रुपए का क्या खरीदेगा? बोट खरीदेगा। ठीक है। और 0.17 लाख रुपए का क्या खरीदेगा? जाल जैकेट और आइस बॉक्स, ये सब खरीदेगा, है ना। तो इसमें जो परिवर्तन हुआ ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए परिवर्तन क्या हुआ 2026-27 में। अब प्रति इकाई लागत में 20% की क्या किया गया है? वृद्धि किया गया है। ध्यान देना, जो लागत था ना 0.67 लाख, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि किया गया है? 20% के, 20% का वृद्धि किया गया है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है निषाद राज्य बोट सब्सिडी योजना। अगला क्या है? अमरूद। आपको याद होनी चाहिए, 2.0 आया है ना, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। इसका अगर पूरा नाम देखेंगे ना तो अटल मिशन फॉर रेजुलेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक, 2.0। इसका शुरुआत कब हुआ था? अक्टूबर 2021 में। और कितने साल तक इसको शुरुआत किया गया? 5 साल तक। आप कह सकते हैं 2021-22 से 2025-26 तक ये लागू रहेगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका लक्ष्य क्या था, कि शहरों को आत्मनिर्भर एवं सुरक्षित बनाना। ठीक है। अब देख लेते हैं अमरूद मिशन कब आया था, है ना। 2015 में आया था। और इसका जो 2.0 कब आया? 2021-22 में। ध्यान देना। तो 1.0 तो 2015 में आया था, तो देख सकते हैं। लेकिन 2.0 कब आया था? अक्टूबर 2021 में। ध्यान देना, अक्टूबर 2021 में 2.0 आया। और 1.0 कब आया था? 2015 में। मंत्रालय कौन सा काम करता है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है। तो बाकी बजट है, आप सब नया बजट आप सब अपना देख लीजिए। ठीक, आगे क्या है? कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। पूरा नाम इसका शॉर्ट नेम क्या होगा? PMVY, मतलब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। शुरू कब हुआ था? 1 जनवरी 2017 को। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कल्याण के लिए योजना शुरू हुआ। ठीक है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। मंत्रालय तो आपको आना ही चाहिए। ठीक। और पात्र लाभार्थी को 5,000 रुपया 3 किस्त में मिलेगा। कितना रुपये मिलेगा? 5। और सर टोटल कितना रुपया मिलता है? 6,000 मिलता है, 6,000। लेकिन 1,000 रुपया जो है ना दूसरे स्कीम के माध्यम से दिया जाता है। तो इसमें जो डीबीटी के माध्यम से पैसा डायरेक्ट दिया जाता है। किसके माध्यम से? डीबीटी के माध्यम से। ठीक। और आप सब योजना देखते रहिए। सब जितना योजना यहाँ करवाया जा रहा है ना, सब एक साथ वहाँ पर दे दिया गया है। और देखिए उत्तर प्रदेश में हार्ड कुड मिल योजना शुरू किया गया था ना, जिसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष बच्चे इसमें लाभान्वित होंगे। और उत्तर प्रदेश के लगभग कितने बच्चे इसमें शामिल होंगे? 79.37 लाख बच्चे इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। ठीक। और इधर आपका बजट है। बजट तो 24-25 का आपको पढ़ना नहीं है ना। और आपको कौन सा तैयार करना है? 25-26 का। आप बजट में देखिए एक बार, जितना योजना है एक तरफ देखिए, एक तरफ योजना लिखा हुआ है, एक तरफ उसका बजट लिखा हुआ है ना। बहुत अच्छे से सब एकदम सेट किया गया है। 2 वीडियो होगा, केंद्र सरकार का भी होगा, 3 वीडियो होगा, शायद 3 वीडियो होगा। एक उत्तर प्रदेश सरकार का है और एक केंद्र सरकार का है ना। एक केवल वीडियो होगा योजना वाला, है ना।
तो आप सब देख लीजिए, बहुत आप सबको हेल्प करेगा। अब मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, इसका उद्देश्य क्या था कि जो नस्लों में वृद्धि करना, किसके? गौ के, है ना? जो जानवर थे, जो गाय हैं, गाय के नस्लों में वृद्धि करना इसका लक्ष्य था। और दूसरा क्या टारगेट किया गया कि जो युवा हैं उनको रोजगार भी इसी के थ्रू मिल जाएगा, ठीक। और प्रथम चरण में 18 मंडल के मुख्यालय पर इसको शुरू किया गया था। इसमें दुधारू गाय और साहिवाल, गिर, हरियाणा, थारपाकर, ये सब गाय इसमें शामिल। अभी देखिए आर ओ जो हुआ था ना, ऐसे पेपर में पूछा गया था, ठीक है। अधिकतम 2 गायों की एक पशु पालन इकाई इसमें बनेगा, 2-2 गायों की, ठीक है। और 3 साल का इसमें बीमा होगा। बीमा कितने साल का होगा? 3 साल का। और पात्रता क्या होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का निवासी हो, उसका उम्र कितना साल हो? 18 वर्ष हो, मतलब जो लाभार्थी है। इसके लिए नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है? नंद बाबा दुग्ध मिशन को, ठीक है। क्या बनाया गया है? नोडल एजेंसी। अब देखिए इसके अंतर्गत जो लाभार्थी होंगे ना, जो लाभार्थी होंगे उन लाभार्थी में से 50% क्या होंगी? महिलाएं होंगी, ध्यान देना। और 2 गायों की प्रति इकाई लागत, मतलब 2 गायों की कीमत कितना रुपये रखा गया था? 2 लाख रुपया, जिसमें से सरकार का सब्सिडी कितना होगा? 40%। मतलब 40% तो सरकार देगा और 60% खुद अपना मतलब खर्च करेगा लाभार्थी, है ना, ठीक है। तो आप ये योजना याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, किस कौन कौन सी नस्ल की गाय इसमें शामिल है? साहिवाल, गिर, हरियाणा, थार पाकर, है ना। और पैसा याद होना चाहिए, लाभार्थी याद होना चाहिए, 50% महिलाएं शामिल हैं। और 2 गायों की प्रति इकाई लागत कितना लाख है? 2 लाख। जिस और सरकार आपसे पूछ लेगा सरकार और लाभार्थी की रेशियो क्या है, तो आप बताएंगे सरकार का 40% और लाभार्थी का 40%। आगे देखिए अगला योजना क्या है, रिवीजन में आपका जल्दी हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू कब हुआ था? 1 मई 2016 को बलिया से शुरू किया गया था। कौन शुरू किए थे? मोदी जी ने, ठीक है। इसका जो टैग लाइन है क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इसका लक्ष्य था कि 2020 तक 8 करोड़ परिवार को एलपीजी कनेक्शन देना, ठीक है। लेकिन लक्ष्य से पहले पूरा कर लिया गया। कब? 7 सितंबर 2019 को ही, ठीक है। अब इसके वजह में इसके बाद कौन सा योजना शुरू हुआ? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 कब शुरू हुआ था? 2021 में, है ना। आप कह सकते अगस्त 2021, शायद इसका डेट 10 अगस्त 2021 है, ठीक है। और कहाँ से लॉन्च हुआ? उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से। उज्ज्वला 2.0 कहाँ से लॉन्च हुआ? उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से, ठीक है। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कि उत्तर प्रदेश लखपति महिला कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? नवंबर 2022 में, ठीक है। और राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। शुरू में 15 लाख महिला इसमें शामिल थी, है ना। शुरू में कितना साल के लिए शुरू किया गया था? 3 साल, है ना। कितना लाख महिला इसमें शामिल थे? 15 लाख। और इसकी जो जिम्मेदारी है ना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को मिला था, ठीक है। और शुरू में 11 जिलों से इसको शुरू किया गया था। तो कौन सी योजना है? उत्तर प्रदेश लखपति महिला कार्यक्रम कब शुरू हुआ? नवंबर 2022 में। पहले कितने जिलों में शुरू हुआ? 11 जिलों में। कितने महिलाएं कवर इसमें होंगी? 15 लाख महिलाएं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा है कि उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता है, लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार 67.67, है ना। तो आप कह सकते हैं 67.7% है। ये टोटल है, ध्यान देना। जिसमें से मेल की अगर बात करें तो 77.3 है और फीमेल की कितना है? 57.2% है ना। अच्छा, दोनों में आपसे ऐसे अगर क्वेश्चन घुमा के अगर थोड़ा पूछ लेगा कि मेल और फीमेल में लिटरेसी रेट में अंतर कितना है, तो आप बताएंगे 20.1% का अंतर है। मतलब इतना फ़र्क है पढ़े लिखे में मेल और फीमेल, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है मेल और फीमेल में? सबसे ज़्यादा मेल में पढ़े लिखे कहाँ हैं? गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ हैं मेल में? श्रावस्ती में,
ठीक है। और फीमेल में सबसे ज़्यादा कहाँ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं? कानपुर नगर में। और सबसे कम महिलाएं कहाँ पढ़ी लिखी हैं? श्रावस्ती में। अच्छा देखिए, श्रावस्ती मेल और फीमेल दोनों कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तब आप ऐसे इसको ट्रिक बना लीजिए, सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध जी ने यहीं पर सबसे ज़्यादा क्या दिए थे? अपना उपदेश दिए थे ना सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा यहाँ उपदेश उपदेश दिए, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतलब सबसे कम यहाँ पर पढ़े लिखे भी हैं, है ना। अब देखिए, मेल और फीमेल साक्षरता में सबसे ज़्यादा व सबसे कम वृद्धि कहाँ हुआ था, किस जिले में? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ था, मतलब ग्रोथ कहाँ हुआ था? महाराजगंज में। और सबसे कम कहाँ पर हुआ था? कानपुर नगर में, ठीक है। आगे देखिए, साक्षरता दर वाले कुछ ज़िले हैं, आपको याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, लगभग कितना 80.12% है ना। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद है कानपुर नगर, फिर उसके बाद औरैया है। 3 याद कर लीजिए। और सबसे कम पढ़ा लिखा कौन सा ज़िला है? श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच, उसके बाद बलरामपुर, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छा, देखिए ये श्रावस्ती है, इधर बहराइच पड़ेगा, इधर क्या पड़ेगा? बलरामपुर। एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में श्रावस्ती के, है ना। आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की औसत साक्षरता क्या है? तो गांव की जो औसत जो लिटरेसी रेट है ना कि 65.5 है, तो ग्रामीण वाला इम्पोर्टेंट है। और नगरों की कितना है? 75.1% है, ठीक। और सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या कहाँ पर है? प्रयागराज में। वैसे भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? प्रयागराज का। और जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? प्रयागराज में, ठीक है। तो न्यूनतम पढ़े लिखे कहाँ पर हैं? भैया श्रावस्ती में ही है ना। क्योंकि श्रावस्ती में सबसे कम पढ़े लिखे महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, ठीक। अब देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला, सबसे ज़्यादा ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? औरैया है। और सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो प्रयागराज है ना, ये जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि प्रयागराज की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है ही। आगे देखिए, एक दो बातें यहाँ पर कंप्यूटर से है। बैकबोन है ना, तो बैकबोन क्या है? इंटरनेट वर्किंग टूल होता है। बैकबोन क्या होता है? इंटरनेट वर्किंग टूल। अभी जो पेपर में हुआ है ना, सब कीवर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, है ना। मैच वाला क्वेश्चन आया था, है ना, कीवर्ड से। तो बैकबोन क्या है? इंटरनेट वर्किंग टूल है। विभिन्न लाइन को वैन से जोड़ता है। तो बैकबोन का काम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ना, है ना। और क्या है कि डेटा के मार्ग प्रदर्शन, मतलब और क्या इसका काम है? जो डेटा ट्रांसफ़र होता है ना, उसके लिए रूट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे क्या है? उबंटू। उबंटू क्या चीज़ है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि पूछ लेता उबंटू क्या है? ओपन सोर्स, है ना, लाइनेक्स का ही पार्ट है। आगे देखिए, शारदा नहर के बारे में थोड़ा यहाँ जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, ठीक। कौन? शारदा नहर। 1928 में जलापूर्ति यहाँ से शुरू हुआ था। और इसकी लंबाई कितनी है? 998.3 किलोमीटर, 998.3। और सबसे जो बड़ी बात है ना, शारदा नहर पर एक विद्युत परियोजना बना है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। कुछ याद हो या ना हो, ऐसे याद कर लीजिए। खाटिमा जल विद्युत स्टेशन पूछ लेगा किस नहर पर है, तो आप बताएंगे शारदा नहर पर, ठीक। और नैनीताल के बनवासा नदी से निकलती है, ठीक है, उद्गम। और उत्तर प्रदेश में कौन 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 सा जिला लाभान्वित होगा? बहुत ज़्यादा जिला है ना, जैसे पीलीभीत से लेकर के प्रयागराज तक, है ना। आप सब एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, हमीरपुर। हमीरपुर चित्रकूट मंडल के अंतर्गत आता है। किस मंडल में आता है? चित्रकूट मंडल में। और यमुना और बेतवा नदी के संगम पर है हमीरपुर, ठीक है। और यहाँ का जो ODOP है, जूता है ना। अच्छा, ODOP कब शुरू हुआ था? 24 जनवरी 2018 को, ठीक है। और हमीरपुर में क्या क्या चीज़ फेमस है? यहीं पर कल्प वृक्ष भी है, ठीक है, हमीरपुर में। और मेहर मंदिर भी है हमीरपुर में। संगमेश्वर मंदिर है, चौरा देवी मंदिर है, का पास और सुपारी के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है।
तो इतनी सारी बात आप हमीरपुर से याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए गोमती नदी कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से निकलती है। कहाँ से? गोमत ताल से। और कहाँ पर है? फुलहर झील में। और ये सबसे बड़ी खास बात है ना, ये मैदानी क्षेत्र की नदी है, मतलब किसी मैदान से निकलती है। और जिसकी लंबाई कितनी है? लगभग 900 किलोमीटर। और गोमती नदी की जो सहायक नदी है ना, सई नदी है, ठीक है। और कौन सी नदी है? सई। सई किसकी सहायक नदी है? गोमती की। और सई के बारे में देख लेते हैं कि हरदोई से निकलती है सई नदी। कहाँ से? भिजवान झील से। ये भिजवान झील आपको याद होना चाहिए कहाँ पर है? हरदोई में है ना। और फिर सई नदी जा करके जौनपुर में गोमती नदी से मिल जाती है, ठीक है। आप सबको समझ में आ रहा होगा। और देख लीजिए जो सरयू नदी है ना, अयोध्या भगवान रामचंद्र जी का जो मंदिर है, अयोध्या में बहती है सरयू नदी। और कहाँ बहती है? बहराइच में भी बहती है, ठीक है। शायद यही पूछा गया था बहराइच में कौन सी नदी बहती है ना, अभी आपका जो पेपर हुआ था। तो सरयू नदी बहती है। और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं। वरुणा नदी है ना, प्रयागराज के फूलपुर से निकलती है। और कितने किलोमीटर की है? 100 किलोमीटर की। और वाराणसी के आदि केशव घाट में गंगा नदी से मिल जाती है वरुणा नदी, है ना। अच्छा, वरुणा प्लस 80 नदियों से मिलकर ही तो वाराणसी का नामकरण हुआ है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में पंचायत राज कुटुंब रजिस्टर का अनुच्छेद है ना, तो नियमावली कितना था? 1970, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए जो कुटुंब है इसमें कुछ नियम है, देख लीजिए। नियम नंबर 2 में क्या बोला गया है? जो कुटुंब रजिस्टर का जो प्रारूप है ना, कुटुंब रजिस्टर का प्रारूप को तैयार करना इसमें बताया गया। नियम नंबर 2 में रजिस्टर में प्रति एक कुटुंब को अलग अलग आवंटन किया जाएगा। और एससी के लिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें अलग अनुभाग भी दिया गया। और किस लिपि में लिखा जाएगा? देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा, ठीक। और नियम नंबर 4 में क्या बोला गया है? कुटुंब रजिस्टर में त्रिमासिक प्रविष्टियां ग्राम सचिव करेगा। मतलब जो रजिस्टर है ना, कुटुंब रजिस्टर, उसमें जो संशोधन होगा वो कौन करेगा? बीपीओ, मतलब आप सब करेंगे। कितने समय पर? त्रिमासिक, 3 महीने पर। किस नियम में बोला गया है? नियम नंबर 4 में बोला गया। और नियम नंबर 5 में क्या है कि वर्तमान प्रतिष्ठियाँ का त्रुटि शुद्धिकरण बीपीओ करेगा। मतलब जो भी मिस्टेक होगा वो कौन करेगा? बीपीओ। आगे देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण है परियोजना, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। कब शुरू हुआ था? 2007-8 में। कितने जनपदों में पहले शुरू हुआ था? 6 जनपदों में। कौन कौन सा था? सीतापुर, रायबरेली, गोरखपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सुल्तानपुर, ठीक है। ई डिस्ट्रिक्ट का पूरा नाम क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस एक्शन प्लान के तहत इसको शुरू किया गया था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2016 के नियम 9A के तहत कोई भी डिजिटल दस्तावेज को भौतिक दस्तावेज माना जाएगा। अच्छा, आप सब डिजी लॉकर का नाम सुने हैं ना। मान लेते हैं कि आप सब डिजी लॉकर में आप सब अपने गाड़ी का लाइसेंस रखे हैं और आप सब कहीं जा रहे हैं और पुलिस आपको पकड़ लिया, ठीक। और पुलिस आपसे लाइसेंस मांग रहा है हार्ड कॉपी। तो ऐसा नहीं है कि अब वो हार्ड कॉपी मांगेगा। आप अगर आपके मोबाइल में डिजी लॉकर में है आपका लाइसेंस, तो लाइसेंस यदि आप मोबाइल से दिखाएंगे ना तो भी पुलिस वाला मान लेगा, ठीक है। क्योंकि ये बात कहाँ कहा गया है? सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2016 के जो नियम है 9A, नियम संख्या 9A के तहत कोई भी अगर डिजिटल दस्तावेज होगा तो उसको भौतिक दस्तावेज माना जाएगा, ठीक है। तो आप मोबाइल से भी दिखा देंगे तो भी काम चल जाएगा। अब देखिए फरवरी 2015 है ना, डिजिटल लॉकर का बीटा संस्करण जारी हुआ था। और कौन किया था? मोदी जी ने, ठीक है। और डिजिटल लॉकर के लिए सबसे जो आवश्यक चीज़ है वो आधार कार्ड, ठीक है। अब देखिए ये तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 1857 की क्रांति। तो इलाहाबाद में जो नेतृत्व करता थे कौन थे? लियाकत अली। और जो दमन करता कौन थे? जनरल नील। और बरेली में कौन नेतृत्व किए थे? खान बहादुर खान साहब। और दमनकर्ता कौन थे? कैंपबेल। झांसी में कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई, तो सबको याद है। और हीरोज खान था, है ना।
और यही हुर्रिज खान ही झांसी की जो रानी थी ना, इन्हीं को मैं एक मर्द की संज्ञा दिया था ना, आप ऐसे ही दिमाग में रख लीजिए। कानपुर में कौन थे नेतृत्वकर्ता? नाना साहब जी। और यहाँ पे दो लोग थे, हैवलाक प्लस नील, और कौन थे? कैंपबेल थे। और लखनऊ में कौन थे? हजरत महल। और यहाँ का दमनकर्ता कौन था? कैंपबेल। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अभी तक आप सब इसको तैयार कर लीजिए। आने वाले वीडियो में ना एक आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में देंगे, शॉर्ट वीडियो रहेगा, डिटेल में रहेगा ना, तो आप सबको एक भी इधर उधर नहीं जाएगा। 1857 की क्रांति बहुत ज़्यादा डिटेल में रहेगा। मतलब यहाँ तो आपका लगभग 5-6 ज़िला है ना, कवर हो रहा है। वहाँ कम से कम 20-25 ज़िला को कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए ताजमहल के बारे में थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो ताजमहल सबको पता है आगरा में है। शाहजहाँ ने अपने बेगम के लिए बनवाया था। वो बेगम कौन थी? मुमताज महल। इनका अगर असली नाम कौन था? आजम बंद बेगम था ना। और इसी को क्या बोला जाता है? वफादार आशिक खिराज। बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उर्दू भाषा भी आपको आनी चाहिए। स्थापत्य कब था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। और उस्ताद अहमद लाहौरी को एक उपाधि दिया गया था। उपाधि क्या था? नादिर उल असदार। ठीक है, और मिस्त्री कौन था इसको बनाने के लिए? मोहम्मद ईसा खान। तो स्थापत्य वाला तो मोहम्मद लाहौरी, इसका नाम तो पूछा गया पेपर में। अब की बार मिस्त्री का अब किसी बार में पूछ लिया जाएगा। ईसा खान, मोहम्मद ईसा खान, है ना। और चारों कोने पर मीनार बना है, आप सब देखे भी होंगे, गए भी होंगे, है ना। तो जिसकी लंबाई कितनी है मीनार की? 137 फीट। क्योंकि अभी जो पेपर में जूनियर असिस्टेंट वाले में पूछा था ना, और जो लखनऊ का जो एक गेट है, क्या नाम है उसका, नाम नहीं आ रहा है ना, उसका हाइट पूछ ही लिया था कितना है ना। तो इसका लंबाई कितना है? लंबाई और चौड़ाई बराबर है, कितना? 137 फीट का है। ठीक, तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं यहाँ आप सबका रिवीजन हो रहा है। आप सब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।